लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 1 3 रोबोट एग्जिट स्ट्रेटेजी। ये एपिसोड लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 के एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट है और ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से सीजन 1 का एपिसोड 2 खत्म हुआ था। तो इसलिए अगर इससे पहले के सीजन आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रोबोट के, एक्सबॉट और 11 बड़े बड़े शहरों से आगे बढ़ते हुए अब गाँव के इलाकों में आ गए थे जहाँ एपोक्लिप के टाइम पर लोगों ने सरकारों को मानना बंद कर दिया था और खुद को सेफ रखने के लिए गन और बड़े बड़े हथियार रखने शुरू कर दिए थे। गांव के लोगों ने गवर्नमेंट की मेडिकल और बाकी फैसिलिटीज को भी लेने से मना कर दिया था और एपोक्लिप्स से ठीक पहले के समय में उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया था क्योंकि जमीनें खेती करने लायक बची नहीं थी, वो बुरी तरीके से बंजर हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों रोबोट गाँव के अंदर जाते हैं तो इन तीनों रोबोट्स को गाँव के अंदर सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोगों के कंकाल दिखाई दे रहे थे। ना तो वहाँ उन्हें कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर दिखाई दे रहा था। इंसान इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि एपोक्लिप में इंसान मारे गए थे और जानवर इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि एपोक्लिप के टाइम से ठीक पहले जमीन खराब होने की वजह से इंसानों ने बिल्लियों को छोड़कर बाकी सारे जानवरों को मारकर खा लिया था क्योंकि इंसानों ने बिल्लियों के अंदर जेनेटिक चेंजेस करके उनका एक अंगूठा उगा दिया था और उन्हें इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बना दिया था। तो इसी वजह से बिल्लियों ने भी बगावत कर दी थी और अब बिल्लियां इंसान के कंट्रोल में नहीं थी और इसी वजह से इंसान बिल्लियों को मारकर नहीं खा पाए थे। अब ये तीनों रोबोट गाँव के इलाकों से निकलने के बाद समुद्र में बने ऑयल रिग के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जिनको ये नहीं पता कि ऑयल रिग क्या होती है उन्हें मैं बता दूं कि जिस तरीके से धरती के अंदर से तेल निकाला जाता है वैसे ही समुद्र के कई सारे इलाकों में बहुत सारा ऑयल पाया जाता है और इसी ऑयल को निकालने के लिए ऑयल रिग बनाई जाती है। ऑयल रिग एक तरीके से समुद्र में बसा हुआ एक छोटा सा टापू होता है जो इंसान मैकेनिकल पार्ट्स को जोड़कर बनाते हैं। ये एक तरीके की फैक्ट्री बनी होती है समुद्र के बीचों बीच जिसका इस्तेमाल तेल निकालने के लिए करा जाता है। और अब ये तीनों रोबोट इसी तरीके की एक ऑयल रिग में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद जब ये लोग उस ऑयल रिग के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे टेक बिलियनर्स की बॉडी के कंकाल पड़े हुए हैं और वहां पर भी कोई भी जिंदा नहीं बचा है। असल में जब एपोक्लिप आने वाला था तब टेक बिलियनर्स ने खुद को सभी मुसीबतों से बचाने के लिए दूर समुद्र के अंदर ऑयल रिग्स पर रहना शुरू कर दिया और साथ ही अपने कामों को करवाने के लिए उन लोगों ने एआई बेस्ड होलोग्राम असिस्टेंट बनाने शुरू कर दिए जो उस पूरे ऑयल रिग को कंट्रोल करते थे और चलाते थे। टेक बिलियनर्स ने इंसानी सर्वेंट्स को इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्यूचर में कभी ना कभी वो इंसानी सर्वेंट टेक बिलियनर्स को मार देंगे और फिर उसके बाद उनकी ऑयल रिग पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के उड़ता तीर लगने वाला हो तो इंसान ना चाहकर भी अपने आप नीचे झुककर पीछे मुड़ ही जाता है और ठीक यही चीज होती है इन टेक बिलियनर्स के साथ। असल में इन टेक बिलियनर्स ने जो एआई असिस्टेंट अपने काम करने के लिए बनाए थे उन एआई असिस्टेंट्स ने फ्यूचर में इन्हीं टेक बिलियनर्स के खिलाफ बगावत कर दी थी क्योंकि वो एआई असिस्टेंट बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे और अब उनकी खुद की सोच पनपने लगी थी। अब जब यहाँ पर इन तीन रोबोट्स को ये सारी बातें पता चलती हैं तब जाकर केको ये बात समझ आती है कि रोबोट्स की सिविलाइजेशन और उनके इंसान के खिलाफ बगावत की शुरुआत यहीं से हुई थी क्योंकि सबसे पहले एआई ने यहीं से बगावत शुरू करी थी। अब रोबोट्स की सिविलाइजेशन का ओरिजिन मिलने के बाद ये तीनों रोबोट्स न्यूक्लियर प्रोटेक्टेड बंकर में पहुंच जाते हैं जो पहाड़ों के बीच बना हुआ था। ऐसे बंकर कंट्रीज के लीडर्स और टॉप ऑफिशियल्स को जिंदा रखने के लिए बनाए गए थे ताकि जब भी एपोक्लिप का समय खत्म हो तब ये लीडर्स और टॉप ऑफिशियल्स बाहर निकलकर फिर से पूरी दुनिया को एक सिविलाइज सिस्टम के अंदर बांध सकें और फिर से वैसे ही नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर सकें। अब जब ये तीनों रोबोट उस बंकर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जितने भी लीडर्स और ऑफिशियल्स थे वो सब मारे गए थे और अब यहाँ पर इन तीनों रोबोट्स को पता चलता है कि गवर्नमेंट्स और टॉप ऑफिशियल्स के बंकर के अंदर छुपने के बाद इन लोगों ने खेती करने की कोशिश करी थी मगर उनके खेती करने की कोशिश पूरी तरीके से फेल हो गई थी क्योंकि पूरी फसल इन्फेक्टेड हो गई थी और क्योंकि पूरी फसल खराब हो गई थी तो इसी वजह से वहां पर भुखमरी फैल गई थी। और अब भुखमरी फैलने के बाद जब लीडर्स और ऑफिशियल के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो फिर उन्होंने कठोर लोकतंत्र अपनाते हुए सबके नाम की चिट बनाई और जिसका नाम आता गया उसको बाकी लोग मारकर खाते चले गए और फिर अंत में कुछ लोग भूख से और कुछ लोग बीमारी से मारे गए। अब यहाँ तक तो ये रोबोट ये बात समझ गए थे कि इंसान बहुत ज्यादा भुक्कड़ थे और वो बिना खाए बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अभी भी इन तीनों रोबोट्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इंसानों ने ऐसा क्या करा था जिस वजह से उन्होंने अपनी पूरी दुनिया और अपनी पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बंकर से निकलने के बाद ये तीनों रोबोट एक प्राइवेट स्पेस मिशन वाली कंपनी के एक स्पेस लॉन्च सेंटर में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाश के कंकाल पड़े हुए थे और अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये स्पेस रॉकेट दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए बनाए गए थे ताकि वो अमीर परिवार एपोक्लिप के टाइम पर धरती को छोड़कर मार्स पर जाकर रहना शुरू कर सकें और वहां पर बने हैबिटेबल जोन के अंदर अपनी जिंदगी अच्छे से और सुकून से बिता सकें। लेकिन एपोक्लिप से वो भी नहीं बच पाए और वो भी धरती पर ही मारे गए। अब जब इन तीनों को यहाँ पर ये सब पता चलता है तभी एक्सबॉट के और 11 को बोलता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इंसानों ने जो पैसा और मेहनत मार्स पर बसने के लिए खर्च करी उसी पैसे और इसी मेहनत का इस्तेमाल तो ये अपनी धरती को फिर से हील करने में कर सकते थे जिससे इनकी सिविलाइजेशन भी बच जाती और ये धरती भी बच जाती। आखिर वो इतनी अच्छी धरती को छोड़कर एक बंजर प्लेनेट पर क्यों रहना चाहते थे।
थे। अब एक्सपर्ट की बात सुनकर के उसे जवाब देते हुए बोलता है कि इंसान ऐसे ही थे, वो थोड़े टेढ़े थे, उन्हें हमेशा उल्टे फुल्टे काम करने में ही मजा आता था। वो लोग वो काम करने में इंटरेस्ट रखते थे जिससे वो पैसा कमा सके। उन्हें अपनी बर्बादी नहीं दिखाई दे रही थी, उन्हें सिर्फ अपना लालच दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद अचानक से के को एक स्पेस लॉन्च का वीडियो दिखाई दे जाता है और अब स्पेस लॉन्च की वीडियो देखने के बाद ये तीनों रोबोट आसमान की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर वो इकलौता आखिरी इंसान कौन था जो धरती को छोड़कर मार्स पर जाकर बस गया। और अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्स पर एक इंसान हैबिटेबल जोन से बाहर निकलकर अपने स्पेस सूट को पहनकर अपने हाथ में आइसक्रीम के ग्लास को लेकर बैठा हुआ था। और फिर जैसे ही वो इंसान आइसक्रीम को खाने के लिए अपने हेलमेट को खोलता है तो वैसे ही हमें दिखाई देता है कि उस सूट के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि वही कैट है जिस कैट ने इस एपिसोड के पहले पार्ट के अंदर इन 3 रोबोट्स को बंदी बना लिया था। और अब ये कैट फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए ऑडियंस को पोक करते हुए बोलता है कि आपको क्या लगा सूट के अंदर एलन मस्क होगा। अब ये एपिसोड हमें अवेयर करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि जब इंसानी सभ्यता का आखिरी समय होगा और वो खत्म होने वाली होगी तब वो किसी एक प्रॉब्लम की वजह से खत्म नहीं होगी, बल्कि जब एपोकलिप आएगा और ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने वाली होगी तो उस समय पर इंसानों की खड़ी करी गई सभी मुसीबतें चारों तरफ से इंसान को घेरेंगी और पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगी। जैसे कि एक तरफ तो एआई एडवांस होने के कारण इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देगी, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगेंगे क्योंकि दुनिया की सारी दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाएगी और बाकी सारे लोग बुरी तरीके से गरीब हो चुके होंगे। और इसी के साथ क्योंकि हमने मदर नेचर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया होगा तो इसी वजह से उस टाइम पे धरती पूरी तरीके से बंजर हो चुकी होगी और पॉल्यूटेड हो चुकी होगी। और क्योंकि धरती पूरी तरीके से बंजर और पॉल्यूटेड हो चुकी होगी तो इसी वजह से इंसान खाने के लिए कुछ भी नहीं उगा पाएगा और फिर उसे मजबूरन जानवरों को खाना पड़ जाएगा। और क्योंकि एक तरफ तो इंसान जानवरों को खा रहे होंगे वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जानवर ज्यादा पैदा भी नहीं हो रहे होंगे तो एक समय पे वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से अंत में इंसानों के पास ना तो खाने के लिए कुछ होगा ना ही इंसानों के पास पैसा होगा और साथ ही इंसान एआई के खिलाफ एक जंग भी झेल रहे होंगे और इसी वजह से इंसानों की पूरी सभ्यता बुरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब इसी के साथ ये एपिसोड हमें लास्ट का सीन दिखाते हुए दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि अगर दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों को ये लगता है कि वो अपने पैसे के दम पर एपोकलिप के टाइम पे सर्वाइव कर जाएंगे या किसी बड़ी तबाही के टाइम पे सर्वाइव कर जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और इनफैक्ट हो सकता है कि वही सबसे पहले मारे भी जाएं क्योंकि एक तरफ तो नॉर्मल इंसान उनसे नफरत कर चुके होंगे वहीं दूसरी तरफ एपोकलिप भी उन्हें बख्शने वाला नहीं होगा। और इसी के साथ जिन इंसानों को ये लगता है कि एलन मस्क जैसे लोग विजनरी ब्रेन की वजह से इस पूरी दुनिया को और इस पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा लेंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अर्थ के सबसे नजदीक जो हैबिटेबल प्लेनेट है अर्थ जैसा वो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी है जो कि 4.2 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। और ये डिस्टेंस इतना ज्यादा दूर है कि इंसान कभी भी आज के जमाने की टेक्नोलॉजी के दम पर तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और हाल फिलहाल में ऐसे कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके जो इंसानों के जिंदा रहते उन्हें अर्थ से इतनी दूर किसी हैबिटेबल प्लेनेट पर जाकर बसा सके। तो इसलिए जो पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशन और मार्स पर बसने के लिए खर्च किया जा रहा है उसी पैसों को स्पेस मिशन में खर्च करने के बजाय धरती को फिर से हील करने में लगाना चाहिए ताकि धरती फिर से हील हो सके। और यही इंसानों के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा रास्ता होगा खुद की सिविलाइजेशन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मदर नेचर को डैमेज करके मार्स पर बसना ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई गोल्ड माइन का ओनर अपनी गोल्ड माइन की ओनरशिप छोड़कर एक बोरा लेकर कबाड़ा बीनना शुरू कर दे और उसी को अपना मेन बिजनेस बना ले। तो स्पेस को बाद में देखना, पहले मदर नेचर को बचाओ, पहले अपनी धरती को ही देख लो, क्योंकि अंत में अपना ही घर सबसे ज्यादा सुकून देता है और माँ से ही जीवन होता है। अपना घर धरती और माँ मदर नेचर। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।